व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मनी डिमांड खत्म है, मुझे उम्मीद है आपने मनी डिमांड देख लिया होगा। नाउ दिस इज द टाइम टू कवर मनी सप्लाई, और इस यूनिट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज इट, पैक हो जाएगा ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर। तो ये वाला जो चैप्टर है इसका ये यूनिट 2 है और ये 2 पार्ट्स में बनेगा, एक ये और एक पार्ट इसका और बनेगा। और ऐसे ही अगला जो यूनिट है इसका मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी 2 पार्ट्स में बनेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि 2 पार्ट में बन जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आओ बेटा जी शुरू करते हैं। देखो क्या नाम है हमारे पास यूनिट 2 में, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी डिमांड खत्म हो गया, अब मनी सप्लाई हमारे सामने आ गया। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है तो वहां पे आपने मनी सप्लाई पढ़ा हुआ था, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, वेरी 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 इजी। नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ जीरो से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा, ये किसी काम का नहीं है हमारे। लो यहां से चीजें शुरू होंगी मेनली। सर मनी सप्लाई होता क्या है, व्हाट इज मनी सप्लाई? बहुत सिंपल बच्चों, इकोनॉमी के अंदर जो भी पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं लेना। मनी क्रिएटिंग यानी बैंक्स नहीं लेने, गवर्नमेंट नहीं लेना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सारा का सारा मनी यूजिंग सेक्टर, जो मनी यूज करता है। तो यहां पे मेनली जो भी पब्लिक के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है ना, चाहे वो अपने पास कैश में हो, चाहे वो बैंक डिपॉजिट्स में हो, मतलब पब्लिक का जो भी पैसा है वो सारा का सारा जब हम टोटल देख लेते हैं उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो क्या है मनी सप्लाई? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल मनी जो अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसको मनी सप्लाई बोल देते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, सारे के सारे लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। सर लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स मतलब अरे जो डिपॉजिट्स वगैरह बैंक में है वो सब आ जाएगी। एंड प्लेज अ बिग रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रखनी है, यानी ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन, तो एक ऑप्टिमम मनी सप्लाई होना बहुत जरूरी है। सर ऐसा क्यों? बच्चों अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई इतनी जल्दी बढ़ नहीं पाती, तो इन्फ्लेशन का जन्म हो जाता है, महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। सिमिलरली अगर मनी सप्लाई कम है, पैसा है ही नहीं, तो अल्टीमेटली लोग डिमांड नहीं करते, एडी कम हो जाता है। डिमांड नहीं होता तो डिफ्लेशन का जन्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनी सप्लाई ज्यादा भी अच्छा नहीं है, मनी सप्लाई कम भी अच्छा नहीं है, तो एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फॉर द इकोनॉमी टू रिमेन स्टेबल, द मनी सप्लाई शुड बी एट द ऑप्टिमम लेवल, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल। तो गवर्नमेंट और आरबीआई इसको रेगुलरली मेजर करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की हमारे देश में, तो सबसे पहले बच्चों ये समझो कि जो आपका मनी सप्लाई है उसको ना मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया। सर कौन से 2 पार्ट्स? एक है नैरो मनी, एक है ब्रॉड मनी। एक है नैरो और एक है ब्रॉड, ठीक है। तो नैरो के अंदर क्या क्या रखा गया? नैरो के अंदर रखा गया M1 M2। ब्रॉड में क्या क्या रखा गया? M3 एंड M4। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना बच्चों, लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है वो M1 होता है। M1 इज द मोस्ट लिक्विड, और जो M4 होता है ये बच्चों लीस्ट लिक्विड होता है। ये कैसा होता है? लीस्ट लिक्विड होता है। अच्छा, मनी सप्लाई एक्सक्लूड्स, मनी सप्लाई में क्या नहीं आएगा ये ध्यान रखना। नंबर 1, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि अगर एक बैंक का पैसा किसी दूसरे बैंक में रखा हुआ है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी यहां पे हमें मेनली जो है, यहां पे मनी सप्लाई इंक्लूड्स
क्या इंक्लूड करेगा? पब्लिक का पैसा, पब्लिक मनी, ठीक है, चाहे वो करेंसी की फॉर्म में हो, चाहे वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में हो। अब ये डिपॉजिट्स बैंक में भी हो सकते हैं, अब ये डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में भी हो सकते हैं। तो मेनली जो पब्लिक का पैसा है ना बच्चों, वो 3 फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, कैश के फॉर्म में है, या फिर बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में है, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स की फॉर्म में है। अगर कोई बैंक का पैसा है जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास जमा करा हुआ है, तो वो हम यहां पे कंसिडर नहीं करते। तो ध्यान रखना, इंटर बैंक डिपॉजिट्स हम कंसिडर नहीं करते। अब देखो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, आजा यार, ओह माय गॉड, चल गया, शुक्र है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मनी सप्लाई आर डिफाइंड टू ट्रैक हाउ मच मनी इज इन सर्कुलेशन, कितना पैसा सर्कुलेशन में। तो सबसे पहले M1 नैरो मनी में आता है, M2 भी नैरो मनी में आता है। अब M1 में क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, राइट, ये इसके अंदर मेन चीजें आती हैं। ओके, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, एक चीज और आती है इसके अंदर, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो हमारे पास M1 में 3 मेन चीजें हैं, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स में कौन कौन सी डिपॉजिट्स आ जाती हैं? डिमांड डिपॉजिट्स में बच्चों करंट अकाउंट डिपॉजिट भी आती है, सेविंग डिपॉजिट भी आती है। तो ध्यान रखना, M1 में जो मेरे पास करेंसी है वो आ जाएगी, दूसरा जो मेरा पैसा बैंक में है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट में हो, चाहे वो करंट अकाउंट डिपॉजिट में हो, वो आ जाएगा। और तीसरा बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, जो RBI के पास अदर डिपॉजिट्स हैं, जो RBI के पास छूटर पुटर डिपॉजिट्स हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली RBI में पैसा जमा करते हैं, वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो मनी इन सर्कुलेशन है, इकोनॉमी में ही तो है वो पैसा, वो भी इसका पार्ट बन जाएगा। तो 3 चीजें दिमाग में रखनी है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। ठीक हो गया बेटा, सही हो गया। अब M2 में क्या आएगा सर, M2 में पूरा M1 और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स, पूरा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स। तो ये अपने पास दिमाग में रखना। ठीक हो गया, क्या ये क्लियर रहेगा? परफेक्ट, ओके, हाँ सर। फिर M3 में क्या आएगा सर, M3 में बच्चों M1 पूरा का पूरा, यानी करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। इन्होंने यहां पे पोस्ट ऑफिस कंसिडर नहीं करा, इन्होंने यहां पे पोस्ट ऑफिस नहीं लिया, बस जो बैंक के पास आपका टाइम डिपॉजिट था ना वो जोड़ दिया, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। टाइम डिपॉजिट का मतलब FD, जो एक फिक्स पीरियड के लिए आपने बैंक में रखी हुई है, वो इन्होंने यहां पे ऐड कर दिया। यानी इसके अंदर एक तरीके से आपका कैश और आपका बैंक में जो भी टोटल पैसा है वो सब आ जाएगा, बस पोस्ट ऑफिस छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या आ गया, डिपॉजिट्स विद मैच्योरिटी अप टू 2 years, डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन विद शॉर्ट नोटिस एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अच्छा M4 रह गया बच्चों, मैं यहां पे M4 भी लिख दूं। M4 में क्या क्या आ जाता है, M4 में क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M3 आ जाएगा इसके अंदर और टोटल डिपॉजिट्स आ जाएंगे पोस्ट ऑफिस के। इसका मतलब इसमें तो सब कवर हो गया, यानी आपका सारा पैसा जो आपके पास है वो, प्लस जो बैंक में है वो, प्लस जो पोस्ट ऑफिस में है वो। लो भाई, अब लो स्क्रीनशॉट। M1, M2, M3, M4, लो सर, डन हो गया, परफेक्ट। हाँ सर, परफेक्ट। सर हम मनी सप्लाई पढ़ ही क्यों रहे हैं, या इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं मनी सप्लाई को मेजर करने में, मनी सप्लाई की स्टडी करने में? देखो बच्चों, मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इससे पता लगता है कि इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, कितना पैसा सर्कुलेशन में है और कितने पैसे की और जरूरत है, कम ज्यादा तो नहीं है। तो सबसे पहले तो यही देखना है, ठीक है, कि क्या अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी की ग्रोथ है।
और दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आरबीआई के कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, जहां पे आरबीआई उनकी मदद से, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर, भूल गए कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे हम। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कि सही लेवल पे है या नहीं है, तभी तो कम या ज्यादा करेगा। तो दो मेन हमारे पास फैक्टर्स हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मनी सप्लाई को समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 कि मनी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। इट हेल्प्स इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर एनालाइज द चेंजेस इन मनी सप्लाई। दिस गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई मनी इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पैसा बढ़ रहा है या पैसा घट रहा है। दूसरा, अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई यूज मनी सप्लाई डेटा टू डिसाइड हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। हाउ डू सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल मनी। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी को कंट्रोल करते हैं। बहुत आसान है बच्चों ये तो। ठीक है, देखो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है जो मॉनेटरी बेस है, जो मॉनेटरी बेस है उसको मैनेज करके उस पर कंट्रोल रख के, मतलब इसको अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ने वाले हैं। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि कैसे आरबीआई पूरा मॉनेटरी बेस कंट्रोल कर सकता है कि कितना पैसा पब्लिक में जाना चाहिए, कितना बैंक के रिजर्व्स में रुकना चाहिए, क्योंकि एलआरआर एक लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो ये बताता है कि कितना पैसा बैंक्स को अपने पास रखना है, कितना पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास पूरा तरीका है कि किस तरीके से वो मनी इन सर्कुलेशन एज वेल एज मनी विद द बैंक्स सबको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जी, परफेक्ट। अब कितना अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी चलेगा ये डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है टोटल मनी सप्लाई को। लो जी, अब यहां से आ रहा है बच्चों हमारे पास सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। इकोनॉमी में पैसा आ कहां से रहा है। तो देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर वेरी सिंपल, कि इकोनॉमी में पैसा दो जगह से आ रहा है। ठीक है, पैसा कितनी जगह से आ रहा है, दो जगह से। जो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है वो दो हैं। नंबर 1 आरबीआई, नंबर 1 आरबीआई, यानी जो नोट छाप के आरबीआई इकोनॉमी में डाल रहा है, इसको हम हाई पावर्ड मनी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाई पावर्ड मनी। और दूसरा बैंक्स जो क्रेडिट मनी इकोनॉमी में डालते हैं। क्रेडिट मनी का मतलब बच्चों अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बैंक जो है वो पैसे से पैसा बना लेता है। मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट है जहां पे हम देखेंगे कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होती है, बैंक उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रख के बाकी लोन के फॉर्म में बांट देता है। अब लोन के फॉर्म में बांटेगा तो जिसको भी लोन मिला वो फिर उसका खर्चा करेगा तो कहीं ना कहीं घूम के फिर बैंक में वो पैसा आ गया। बैंक फिर कुछ रिजर्व बनाएगा, उसको फर्दर लोन के फॉर्म में बांट देगा। तो बैंक पैसे को घुमाता रहता है और एक डिपॉजिट से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर देता है, मल्टीपल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट कर देता है। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई आ रहा है वो एक तो आरबीआई की देन है जो आरबीआई डायरेक्टली प्रिंट करके दे रहा है, दूसरा बैंकों की देन है जो क्रेडिट मनी बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी मेनली कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। नंबर 1 सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे देश में आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, विच इज कॉल्ड लीगल टेंडर। तो जो भी लीगली अलाउड है उसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। दिस करेंसी इज नोन एज हाई पावर्ड मनी। इसको हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं या फिर फिएट मनी भी बोलते हैं। फिएट मनी का मतलब जो आरबीआई के ऑर्डर से उसको हम मान के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जेब में तो कैश भी नहीं है, लेट सपोज ये 500 का नोट है। अब इस कागज की वैल्यू 500 थोड़ी ना है, लेकिन आरबीआई ने इसके ऊपर 500 लिख दिया तो फिर ये 500 बन गया। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई के ऑर्डर की वजह से 500 है, अदरवाइज कागज की वैल्यू थोड़ी 500 है। तो फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी ये हमने पीछे भी पढ़ा था। फिएट मनी बेसिकली क्या है, जिसकी अपनी कुछ वैल्यू नहीं है लेकिन जितना उस पर लिखा गया है वो उसकी वैल्यू है। समझे? ओके। अच्छा सर, ये जो आरबीआई नोट छापता है ये आरबीआई की बैलेंस शीट में भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। आरबीआई की बैलेंस शीट में बच्चों ये लायबिलिटी में आते हैं। ये लायबिलिटी है आरबीआई के लिए। सर लायबिलिटी क्यों है? भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम उस पैसे को लेके अगर आरबीआई के पास जाओगे ना तो आरबीआई के पास उतने का ही गोल्ड है,
जितना नोट करेंसी सर्कुलेशन में आ रही है, इट इज बैक्ड बाय रिजर्व्स, यानी उतने के ही रिजर्व्स आरबीआई को अपने पास रखने पड़ते हैं, समझे, तब नोट छपते हैं। तो आरबीआई की लाइबिलिटी है वो, और तुम्हारा एसेट है, क्योंकि तुम्हारे पास वो वैल्यू है, तुमने मेहनत करके कमाया है, तुम्हारा एसेट है। तो देखो याद रखना कि इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द आरबीआई एंड गवर्नमेंट एंड एसेट फॉर द पब्लिक। इट इज यूजुअली बैक्ड बाय रिजर्व्स लाइक गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। अब पहले क्या होता था बच्चों, पहले जितने भी सर्कुलेट होते थे उतने का ही गोल्ड रखना पड़ता था, लेकिन अब जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप होती हैं, इकोनॉमीज बढ़ती हैं, तो भाई इतना गोल्ड कहां से लाएंगे। तो अब एक नया सिस्टम चल पड़ा जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू का गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मिनिमम बताया जाता है कि कम से कम इतना आपको रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इंडिया फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई मस्ट कीप अ मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड फॉरेक्स टू इशू करेंसी। स्क्रीनशॉट लो। मेनली इस पेज पे हमने आरबीआई के बारे में बात करी, ठीक है, हाँ सर, बढ़िया। अब कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक बच्चों किस तरीके से पैसा क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट करते हैं वो क्रेडिट मनी है। बैंक्स क्रिएट मनी बाय लेंडिंग टू द पब्लिक, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। इसको हम पूरा मनी मल्टीप्लायर को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन बैंक्स गिव लोन्स, न्यू डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड एंड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। So credit creation by banks plays a big role in total money supply. उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है मनी कैसे डेवलप हुआ, कैसे मनी आगे बढ़ा। तो सबसे पहले तो बच्चों कॉमोडिटी मनी होता था, बार्टर, एक चीज के बदले में दूसरी चीज, कॉमोडिटीज के फॉर्म में। उसके बाद मेटलिक हो गया, सिक्के चल पड़े, मेटल चल पड़े, गोल्ड कॉइन चल पड़े, फिर गोल्ड कॉइन से पर्ची बन गई। पर्ची याद है लास्ट चैप्टर में तुम्हें कहानी सुनाई थी, पेपर करेंसी। और पेपर करेंसी से अब डिजिटल करेंसी आ रही है, जो अभी हमारी इकोनॉमी में नहीं है, लेकिन जल्दी आरबीआई लेके आ रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर डिजिटल करेंसी है तो पेटीएम, जीपे, पीपे, पीपे मतलब फोन पे, ठीक है। तो पेटीएम, जीपे, फोन पे, ये सब डिजिटल करेंसी तो है नहीं नालायको, ये डिजिटल करेंसी नहीं है। ये तो सब प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली, यूपीआई, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों, जो तुम्हारा बैंक का पैसा घुमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जितने भी लोग हैं ये सब तुम्हारे बैंक को इन्वॉल्व करके पैसा घुमा रहे हैं। जब डिजिटल करेंसी आरबीआई लेके आएगा ना, तो सिंपल जैसे तुम्हारे फिजिकल वॉलेट में करेंसी होती है, तुम निकाल के किसी को भी देते हो, इसी तरीके से एक डिजिटल वॉलेट बनेगा, उसके अंदर सिंपल करेंसी आएगी, तुम डायरेक्टली दे सकते हो, आपके बैंक को पता भी नहीं होगा उस चीज के बारे में, ना बैंक में जमा करना ना बैंक से निकालना, बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो डिजिटल करेंसी है, समझे। बढ़िया सर, फिर तो मजा आ जाएगा, और क्या, फुल मजा, बढ़िया। अब देखो डिजिटल करेंसी की थोड़ी सी बात कर ले। विद टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ सेंट्रल बैंक्स आर मूविंग टुवर्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, सीबीडीसी, याद रखना। इन इंडिया आरबीआई इज वर्किंग ऑन द डिजिटल रूपी, अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द रूपी। तो सीबीडीसी ध्यान रखेंगे, एक लीगल टेंडर होगा, लीगल का मतलब वैसे ही चलेगा जैसे नॉर्मल करेंसी चलती है। दूसरा बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इसको आराम से अलाउ करेगा, सब जगह चलेगा, सेफ होगा और एक्सचेंजेबल होगा लाइक रेगुलर मनी। और चौथा, इट विल बी अ लायबिलिटी ऑन आरबीआईज बैलेंस शीट। जैसे कोई नॉर्मल करेंसी आरबीआई के लिए लायबिलिटी है, वैसे ही ये भी आरबीआई के लिए लायबिलिटी होगा। क्रिप्टो करेंसी बच्चों आप सब जानते ही हो, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है, और क्रिप्टो करेंसीज अभी फिलहाल हमारे देश में, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी की सारी चांसेस होते हैं कि इसको गलत एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ इसका पता नहीं चलेगा, तो इसको अभी लीगलाइज नहीं करा गया, ठीक है। तो नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज मनी इन इंडिया, नॉट बैक्ड बाय आरबीआई। आरबीआई हैज क्लैरिफाइड that its earlier ban on banks dealing with crypto is no longer valid, but cryptos are still not legal tender। मतलब कि बैन नहीं है लेकिन लीगल भी नहीं है, यानी कि लोग खरीद बेच रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं उस पर, लेकिन वो लीगल नहीं है, ठीक है, लीगल टेंडर नहीं है। ओके, बढ़िया सर। ओके, इसके बाद आता है बच्चों मनी सप्लाई हम कैसे मेजर करते हैं। तो बोल रहा है डिफरेंट कंट्री के अलग अलग मेथड्स होते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के, और मेथड्स जो है वो समय के साथ, पर्पस के साथ, पॉलिसीज के साथ बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं।
इन दिस यूनिट वी विल फोकस ओनली ऑन इंडियाज अप्रोच। आरबीआई कैसे मेजर करता है हम तो बस उस पर फोकस करके चलेंगे। ठीक है बेटा, परफेक्ट सर, ओके सर। अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा लर्निंग वाली चीज है। क्या भला? मनी सप्लाई इन इंडिया, आरबीआई के मेजर्स। आरबीआई हैज बीन पब्लिशिंग मॉनेटरी डेटा सिंस 1935, क्योंकि आरबीआई का जन्म ही 1935 से हुआ है। अगर तुम मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हो तो मैं हमेशा आरबीआई 1935 तुम्हें बोलता था कि याद रखो आगे काम आएगा। देखो यहां तक काम आ रहा है। आरबीआई 1935। इनिशियली आरबीआई सिर्फ M1 बनाता था। M1 का मतलब नैरो मनी, याद है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। ठीक है, लेकिन 1967-68 जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, इट ऑल्सो पब्लिश्ड अ ब्रॉडर मेजर कॉल्ड AMR। AMR क्या है? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1977 से, इसके 10 साल बाद, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, आरबीआई स्टार्टेड पब्लिशिंग 4 स्टैंडर्ड मेजर्स, जिसको हम M1, M2, M3, M4 बोलते हैं। राइट, तो M1 में क्या क्या आता है? फिर से रिवीजन। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन कौन से? करंट और सेविंग, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, वो कराऊंगा अगले पार्ट में। एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M2 में M1 ले लो, प्लस, यानी ये तो सारा ले लो, प्लस जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग वाले हैं वो ले लो बस। पोस्ट ऑफिस के सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स। ओके, M3 में पोस्ट ऑफिस को भूल जाओ। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आओ जी, बस ये थियरीज हम अलग से पढ़ेंगे, पहले न्यूमेरिकल करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ये आ गया बच्चों, देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। आओ सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर समझा दो सर। बड़ा आसान बच्चों, देखो क्या बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। भैया इकोनॉमी में सबसे पहले कोई भी डिपॉजिट आता है, कोई भी डिपॉजिट आता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने बोला कि 1000 रुपए डिपॉजिट हुए। ठीक है, 1000 रुपए डिपॉजिट हुए। अब बताओ, अगर 1000 डिपॉजिट हुआ, इनिशियल डिपॉजिट, तो ये 1000 में से बैंक कुछ रिजर्व बनाएगा, जिसको हम LRR बोलते हैं। LRR को डिटेल में भी आगे बढ़ेंगे। अभी समझ लो कि बैंक अपने पास बचा के रखेगा ये पैसा, ये लोन नहीं दे सकता। ठीक है, मैं मान लेता हूं 10%, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, 10%, 20% मान लो, 20%, कुछ भी मान लो। LRR जो रिजर्व बनाएगा और बाकी लोन बांट देगा, बाकी लोन बांट देगा। ठीक है, तो 1000 का 20% 200 का रिजर्व बनाएगा, 800 का लोन बांट देगा। अब भाई जब 800 का लोन दे दिया, जो लोन लेने के लिए आ रहा है उसको ऑफ कोर्स पैसा खर्च करना होगा, तभी तो लोन लेने के लिए आ रहा है। वो पैसे को खर्च करेगा, खर्च करेगा तो घूम फिर के फिर किसी ना किसी के बैंक में, तो बैंक के पास ये 800 फिर डिपॉजिट बन गया। 800 क्या बन गया? फिर से डिपॉजिट बन गया। अब 800 का 20% 160। ठीक है, बैंक रिजर्व बनाएगा, 640 लोन में बांट देगा। ये घूम फिर के फिर बैंक के पास आ गया 640। अब 640 का 20% 128, ये रिजर्व बनाएगा, 512 लोन के फॉर्म में बांट देगा। जिसे लोन दिया वो फिर खर्चा करेगा, फिर घूम के फिर बैंक में आ गया 512। ऐसे ये प्रोसेस बच्चों चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और अल्टीमेटली आरबीआई के इनिशियल डिपॉजिट 1000 से टोटल डिपॉजिट बहुत सारा बन गया। आरबीआई कह रहा हूं, सो सॉरी, कमर्शियल बैंक्स के, ये कमर्शियल बैंक कर रहा है काम, ये आरबीआई नहीं कर रहा, कमर्शियल बैंक कर रहा है। कमर्शियल बैंक के पास जो 1000 रुपए जमा हुए थे, तो पहले राउंड में तो 1000 थे, दूसरे राउंड में 1800 हो गए, तीसरे राउंड में 1800 और 640, यानी 19, 2000, 2440 रुपए हो गए। ऐसे ही फिर बढ़ते 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 बच्चों टोटल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। इसी को हम मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो सर मनी मल्टीप्लायर जो है, ये जो मनी मल्टीप्लायर है निकलता कैसे है? तो इसको हम बोलते हैं 1/r। r का मतलब 1/LRR। ठीक है, वहां पे क्लास 12th में आप 1/LRR लिखते थे, यहाँ पे आप 1/r लिखते हो, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि 1/0.20,
तो बच्चों 5 टाइम्स बनेगा ये टोटल कितना बनेगा 5 गुना। 5 गुना यानी 1000 का 5 गुना, इसका टोटल 5000 आएगा। 5000 का 20%, 1000 का बेसिकली रिजर्व बनेगा और लोन कितना बढ़ जाएगा 4000। देखो तो जितना इनिशियल डिपॉजिट था उतना तो रिजर्व ही बना लिया बैंक ने, और ओवरऑल डिपॉजिट देखो कितने ज्यादा बन गए। परफेक्ट हुआ। जल्दी से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर एक फॉर्मूला और बताता हूं और आगे चलते हैं। बढ़िया हो गया, मजा आ गया, बढ़िया सर टोटल डिपॉजिट का भी कोई फॉर्मूला है क्या? टोटल डिपॉजिट का एक फॉर्मूला और है जिसको हम बोलते हैं A/1 - R। A/1 - R। सर ये A क्या है? यहां पे ऐसे समझो बच्चों, A का मतलब इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, ये 1000 रुपए अपॉन 1 माइनस सर ये R क्या है? R का मतलब है बच्चों कि यहां से यहां तक का रेशो देखो, 1000 का कितना परसेंट बना 800, 80%। 800 का कितना परसेंट बना 640, 80%। फिर ये 80%, तो 80% से बढ़ रहा है हर बार, है ना। तो ये 1 माइनस 0.8, तो 1000 अपॉन 0.2, 1000 अपॉन 0.2, 5000 ही आना चाहिए। यस 5000, देखो आ गया ना 5000। तो इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली टोटल डिपॉजिट भी निकाल सकते हो। और मनी मल्टीप्लायर तो ये है ही 1/R, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। भाई टोटल 5000 बना, इनिशियल 1000 था, तो भी वैल्यू 5 टाइम्स ही आएगी। लो भाई स्क्रीनशॉट, डन। लो जी, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? द आरबीआई क्रिएट्स मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस का मतलब आरबीआई ने एक बार आपको एक पैसा दे दिया जिसको आप हाई पावर्ड मनी बोलते हो, और बैंक्स इस बेस को यूज करते हैं जिससे और पैसा बनाते हैं, जिसको हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर टेल्स अस हाउ मच टोटल मनी इज क्रिएटेड फ्रॉम ईच 1 रुपया ऑफ बेस मनी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ टू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर? तो मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस, ठीक है। वही 5000 500 अपॉन 100, इसने 500 लिया है, हमने 5000 लिया था। बढ़िया सर। रोल ऑफ रिजर्व रेशो। अब रोल ऑफ रिजर्व रेशो तो आपने देख ही लिया, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा बटेगा ना उतना ज्यादा पैसा बनेगा। तो अगर रेशो कम है, इसका मतलब ज्यादा बट रहा है, तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, है ना। तो देखो बोल रहा है अगर रेशो कम है तो मल्टीप्लाई 20 टाइम्स होगा, ज्यादा है तो मल्टीप्लाई 10 टाइम्स होगा। तो ध्यान रखना है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लोअर रिजर्व रेशो हायर मनी मल्टीप्लायर। परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट। बस जी 10 पेज का रह गया, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं और ये चैप्टर भी खत्म। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत आसान है, सिंपल है और आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहां तक तैयार करो, मॉड्यूल से एक बार जरूर रीड करना, सब चीजें बता दी, यही सब लिखा हुआ है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।